दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BPSC 109 सब्जेक्ट कोड लाया हूँ, जिसका टाइटल है तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रियाएं एवं संस्थाएं। दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इसमें प्रेम सर के द्वारा सिलेक्टेड 5 ईयर्स के PYQ के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर लिया गया है। अगर आप इन सभी प्रश्नों की सही प्रिपरेशन करके जाओगे तो मैं श्योर हूँ कि आप 100 में से 100 तक का लिख कर आओगे। यह वीडियो इग्नू जून और दिसंबर एग्ज़ाम 2026 के लिए खास कर के लिए बनाया गया है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन आंसर को समझेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, राजनीतिक आधुनिकीकरण के दृष्टिकोण के विकास और उत्पत्ति का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आंसर है, राजनीतिक आधुनिकीकरण का दृष्टिकोण मुख्यतः 20वीं शताब्दी के मध्य में विकसित हुआ, विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 9 स्वतंत्र देशों के संदर्भ में। इसका उद्देश्य पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्थाओं को आधुनिक लोकतांत्रिक और संस्थागत रूप में बदलने की प्रक्रिया को समझना था। इस विचारधारा पर पश्चिमी विद्वानों जैसे गैब्रियल अल्मंड और सैमुअल हंटिंगटन का गहरा प्रभाव रहा। अगला स्टेप है, इसके विकास की पृष्ठभूमि में उपनिवेशवाद से मुक्ति, औद्योगिकरण, शहरीकरण और शिक्षा का प्रसार प्रमुख कारक थे। आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुसार समाज एक रैखिक प्रक्रिया में पारंपरिक से आधुनिक अवस्था की ओर बढ़ता है, जहां तर्कशीलता, भागीदारी और संस्थागत स्थिरता बढ़ती है। अगला स्टेप, हालांकि इसका आलोचनात्मक परीक्षण करने पर कई सीमाएं सामने आती है। यह दृष्टिकोण अत्यधिक पश्चिम केंद्रित है और यह मानता है कि सभी समाजों को पश्चिमी मॉडल का अनुसरण करना चाहिए, जो व्यवहारिक नहीं है। इसके अलावा यह सांस्कृतिक विविधताओं और स्थानीय परिस्थितियों की उपेक्षा करता है। कई बार आधुनिकीकरण के प्रयासों ने राजनीतिक अस्थिरता और समानता को भी जन्म दिया। अगला स्टेप, अतः राजनीतिक आधुनिकीकरण का दृष्टिकोण उपयोगी होने के बावजूद इसकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए इसे अधिक समावेशी और संदर्भानुकूल बनाने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 2, निर्भरता सिद्धांत के अनुसार लैटिन अमेरिकी देशों में अल्प विकास के लिए उत्तरदायी कारकों की व्याख्या कीजिए। आंसर है, निर्भरता सिद्धांत के अनुसार लैटिन अमेरिकी देशों का अल्प विकास कोई प्राकृतिक या आंतरिक कमी का परिणाम नहीं है, बल्कि वैश्विक
पूंजीवादी व्यवस्था में उनकी आश्रित स्थिति का परिणाम है। इस सिद्धांत को आंद्रे गुंडर, फ्रैंक और फर्नांडो हेनरिक कार्डोसो जैसे विद्वानों ने विकसित किया। अगला स्टेप है, इस दृष्टिकोण के अनुसार विश्व को केंद्र यानी कि विकसित देश और परिधि यानी कि विकासशील देश में बांटा गया है। लैटिन अमेरिकी देश परिधि में आते हैं, जहां से कच्चा माल और संसाधन केंद्र देशों को भेजे जाते हैं, जबकि तैयार वस्तुएं उच्च मूल्य पर वापस बेची जाती है। इससे आर्थिक शोषण और असमान विनिमय यानी कि यूनिक्वल एक्सचेंज की स्थिति उत्पन्न होती है। अनइक्वल चेंज की स्थिति उत्पन्न होती है। अगला स्टेप, अल्प विकास के प्रमुख कारकों में औपनिवेशिक विरासत, विदेशी पूंजी पर निर्भरता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का नियंत्रण और स्थानीय उद्योगों का कमजोर विकास शामिल है। इसके अलावा स्थानीय शासक वर्ग भी अक्सर विदेशी हितों के साथ मिलकर काम करता है, जिससे असमानता और बढ़ती है। अगला स्टेप, आलोचनात्मक रूप से देखा जाए तो यह सिद्धांत बाहरी कारकों पर अधिक जोर देता है और आंतरिक समस्याओं जैसे भ्रष्टाचार, नीति विफलता को कम महत्व देता है। फिर भी यह वैश्विक असमानताओं को समझने में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणालियों में राजनीतिक दलों की भूमिका की व्याख्या कीजिए। आंसर है, लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच सेतु का कार्य करते हैं। वे चुनावों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों का चयन करते हैं, नीतियां बनाते हैं और जनमत को संगठित करते हैं। दल सरकार और विपक्ष दोनों की भूमिका निभाते हैं, जिससे सत्ता पर नियंत्रण और संतुलन बना रहता है। वे नागरिकों को राजनीतिक भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं और शासन को उत्तरदायी बनाते हैं। गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में राजनीतिक दलों की भूमिका सीमित या नियंत्रित होती है। कई बार एक ही दल का प्रभुत्व होता है, जैसे एक दलीय व्यवस्था, जहां विपक्ष का अभाव होता है। ऐसे दल सरकार के निर्णयों को वैधता देने का कार्य करते हैं, न कि उनकी आलोचना। जनता की भागीदारी भी सीमित रहती है और दल स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते। अगला स्टेप है, मुख्य अंतर यह है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रतिस्पर्धा, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, जबकि गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था में वे नियंत्रण, प्रचार और सत्ता बनाए रखने का साधन बन जाते हैं। अगला स्टेप, अतः राजनीतिक दलों की भूमिका प्रणाली की प्रकृति पर निर्भर करती है। जहां लोकतंत्र में वे सशक्त और स्वतंत्र होते हैं, वहीं गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में वे सीमित और नियंत्रित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
उत्तर औपनिवेशिक राज्य पर हमजा अलावी के विचारों का वर्णन कीजिए। हमजा अलावी के अनुसार उत्तर औपनिवेशिक राज्य यानी कि पोस्ट कॉलोनियल स्टेट एक विशिष्ट संरचना वाला राज्य होता है जो औपनिवेशिक विरासत और वर्गीय शक्तियों के संतुलन से निर्मित होता है। उनका मानना था कि ऐसे राज्यों में न तो पूंजीपति वर्ग पूरी तरह प्रभुत्वशाली होता है और न ही मजदूर वर्ग, बल्कि राज्य एक सापेक्ष स्वायत्तता बनाए रखता है, यानी कि इंग्लिश में कहता है रिलेटिव ऑटोनोमी। अगला स्टेप है, अलावी के अनुसार उत्तर औपनिवेशिक समाज में 3 प्रमुख वर्ग होते हैं: स्थानीय बुजुर्गा वर्ग, विदेशी पूंजीपति वर्ग और सामंती यानी कि जमींदार वर्ग। इन वर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए राज्य एक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। यही कारण है कि राज्य कभी कभी इन सभी वर्गों के हितों से अलग होकर स्वतंत्र निर्णय लेता है। स्टेप, उन्होंने यह भी कहा कि औपनिवेशिक काल में विकसित नौकरशाही और सेना उत्तर औपनिवेशिक राज्य में अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती है। यही संस्थाएं शासन को नियंत्रित करती है और कई बार लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर कर देती है। आलोचनात्मक रूप से अलावी का दृष्टिकोण यह समझाने में सहायक है कि विकासशील देशों में राज्य क्यों इतना शक्तिशाली होता है। हालांकि यह सिद्धांत कुछ हद तक आर्थिक कारकों पर अधिक जोर देता है और सांस्कृतिक व राजनीतिक विविधताओं को कम महत्व देता है। अलावी का विश्लेषण उत्तर औपनिवेशिक राज्य की संरचना और कार्यप्रणाली को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 5, लोकतांत्रिक राजनीति में दबाव समूहों की विशेषताओं और भूमिका की चर्चा कीजिए। आंसर है लोकतांत्रिक राजनीति में दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स ऐसे संगठित समूह होते हैं जो बिना सत्ता प्राप्त के सरकार की नीतियों और निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ये समूह विभिन्न वर्गों, हितों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेषता, दबाव समूह स्वैच्छिक, गैर सरकारी और हित आधारित संगठन होते हैं। इनका उद्देश्य विशेष वर्ग या मुद्दे के हितों की रक्षा करना होता है, जैसे श्रमिक, किसान, उद्योगपति आदि। ये सीधे चुनाव नहीं लड़ते बल्कि नीतियों को प्रभावित करते हैं। इनकी कार्यप्रणाली में लॉबिंग, प्रदर्शन, जन जागरण और मीडिया का उपयोग शामिल होता है। भूमिका, लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सरकार को जनहित से अवगत कराते हैं और विभिन्न वर्गों की समस्याओं को सामने लाते हैं। नीति निर्माण प्रक्रिया में ये विशेषज्ञ सुझाव और जानकारी प्रदान करते हैं। साथ ही ये सरकार की नीतियों पर नियंत्रण और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। दबाव समूह नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक और सक्रिय बनाते हैं, है ना। चलिए, हालांकि
कभी कभी शक्तिशाली दबाव समूह अपने हितों को बढ़ावा देने के लिए असमान प्रभाव डालते हैं जिससे जनहित प्रभावित हो सकता है। अतः दबाव समूह लोकतंत्र को सशक्त बनाने में सहायक होते हैं बशर्ते उनका कार्य पारदर्शी और संतुलित हो। क्वेश्चन नंबर 6, निर्जातीय विविधता से निपटने में बहुलवाद के महत्व का विश्लेषण कीजिए। यानी कि कहता क्वेश्चन निर्जातीय विविधता से निपटने में बहुलवाद के महत्व का विश्लेषण कीजिए, है ना। चलिए आगे आंसर है, निर्जातीय विविधता आधुनिक समाजों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जहाँ विभिन्न जातीय, है ना, यानी कि अलग अलग जातीय, है ना, भाषाई और सांस्कृतिक समूह साथ रहते हैं। यानी कि अलग अलग जाति अलग अलग धर्म, है ना, एक साथ रहते हैं। आप लोगों के शहर में ऐसा होगा, है ना। तो चलिए, ऐसे समाजों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए बहुलवाद अत्यंत आवश्यक है। बहुलवाद का अर्थ है विभिन्न समूहों की पहचान और संस्कृति को स्वीकार करना तथा उन्हें समान अवसर देना, है ना। कितना अच्छा से जवाब दिया है। आप लोग समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अगला स्टेप है, बहुलवाद निर्जातीय विविधता से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सभी समुदायों को अपनी पहचान बनाए रखने की स्वतंत्रता देता है जिससे असंतोष और संघर्ष कम होते हैं। साथ ही यह राजनीतिक भागीदारी को बढ़ावा देता है जिससे सभी समूह निर्णय निर्माण में शामिल हो पाते हैं। बहुलवाद सहिष्णुता और सहयोग की भावना को भी विकसित करता है। चलिए अगला स्टेप है, हालांकि कभी कभी पहचान आधारित राजनीति से विभाजन बढ़ सकता है लेकिन संतुलित नीतियों के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। अतः बहुलवाद विविध समाज में शांति, समानता और एकता बनाए रखने का प्रभावी साधन है। क्वेश्चन नंबर 7, तुलनात्मक राजनीति को समझने में राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण वह पद्धति है जिसके माध्यम से विभिन्न देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को नागरिकों के मूल्य, विश्वास, भावनाएं और राजनीतिक दृष्टिकोण के आधार पर समझा जाता है ना। यह दृष्टिकोण मानता है कि केवल संस्थाएं ही नहीं बल्कि जनता की मानसिकता भी राजनीतिक प्रणाली के संचालन और स्थिरता को प्रभावित करती है। अगला स्टेप है, इस अवधारणा को गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा ने अपनी पुस्तक द सिविल कल्चर में विकसित किया। उन्होंने राजनीतिक संस्कृति को 3 प्रकारों यानी कि परंपरागत, अधीनस्थ और सहभागी में विभाजित किया, है ना। अगला स्टेप है, यह दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक भागीदारी, लोकतंत्र की सफलता और राजनीतिक स्थिरता को समझने में मदद करता है ना। निष्कर्षतः यानी कि कहता है, किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए वहाँ की राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन आवश्यक है। जाहिर सी बात है भाई, अगर हम लोग कहीं अदर स्टेट जाते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होती है, या फिर अदर कंट्री जाती हैं तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होती है। तो इसलिए कहता है कि कहीं भी जाने के बाद वहाँ का जो राजनीति, वहाँ का जो लैंग्वेज है, वहाँ के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे तभी हम रह पाते हैं, है ना। चाहे भाषा में हो या राजनीति में हो या फिर जो भी चीज़ में हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास दृष्टिकोण के विकास की चर्चा कीजिए, है ना। आंसर है,
तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास दृष्टिकोण का उदय यानी कि 1950 से 1960 के दशक में हुआ, जब 9 स्वतंत्र देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं को समझने की आवश्यकता बढ़ी। इस दृष्टिकोण का मुख्य उद्देश्य यह समझना था कि विभिन्न समाजों में राजनीतिक संस्थाएं कैसे विकसित होती है और आधुनिकता की ओर कैसे बढ़ती है। अगला स्टेप, इस दृष्टिकोण के प्रमुख विद्वानों में गैब्रियल आलमंड, सिडनी वर्बा और लुसियन पाई शामिल हैं। इन्होंने राजनीतिक प्रणाली को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जिसमें संरचनात्मक विभेदन है ना, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता और भागीदारी का विस्तार प्रमुख तत्व है। अगला स्टेप है, राजनीतिक विकास को अक्सर आधुनिकीकरण से जोड़ा गया, जिसमें पारंपरिक समाज से आधुनिक लोकतांत्रिक और सहभागी व्यवस्था की ओर परिवर्तन को महत्व दिया गया। इस दौरान सैमुअल पी हंटिंगटन ने यह तर्क दिया कि विकास केवल संस्थाओं के विस्तार से नहीं बल्कि उनकी स्थिरता और संस्थानीकरण से भी जुड़ा है। अगला स्टेप, हालांकि इस दृष्टिकोण की आलोचना भी हुई कि यह पश्चिमी मॉडल को आदर्श मानता है और सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होता। निष्कर्ष, राजनीतिक विकास दृष्टिकोण ने तुलनात्मक राजनीति को नई दिशा दी, लेकिन इसे स्थानीय संदर्भों के अनुसार समझना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक दलों की विशेषताओं एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन कहता है, फिर से बोल देता हूँ एक बार, राजनीतिक दलों की विशेषताओं एवं कार्यों की व्याख्या कीजिए, है ना। आंसर समझेंगे। राजनीतिक दल ऐसे संगठित समूह होते हैं जो सत्ता प्राप्त करने तथा जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कार्य करते हैं। लोकतंत्र में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। विशेषताएं, राजनीतिक दल एक संगठित संस्था होते हैं जिनके सदस्यों में समान विचारधारा पाई जाती है। इनका मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना और सरकार में भागीदारी करना होता है। यह जन समर्थन प्राप्त करने के लिए चुनाव लड़ते हैं और अपने कार्यों में संवैधानिक साधनों का उपयोग करते हैं। कार्य, राजनीतिक दल जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं। ये नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा देते हैं और जागरूक बनाते हैं। चुनाव के माध्यम से सरकार का गठन करते हैं तथा देश के विकास के लिए नीतियां बनाते हैं। साथ ही विपक्ष के रूप में कार्य करते हुए सरकार की आलोचना और नियंत्रण भी करते हैं। निष्कर्ष, राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला है और शासन को प्रभावी तथा उत्तरदायी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लोकतंत्रीकरण के चरणों की चर्चा कीजिए, है ना। आंसर है, लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई देश अधिनायकवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। यह एक क्रमिक और बहुस्तरीय प्रक्रिया होती है। लोकतंत्रीकरण के प्रमुख चरण, नंबर 1, उदारीकरण
इस चरण में शासक वर्ग कुछ स्वतंत्रताएं देता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आदि। नंबर 2, संक्रमण। इस चरण में सत्ता का परिवर्तन होता है और अधिनायकवादी शासन से लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना शुरू होती है। नंबर 3, संस्थानीकरण। इस चरण में लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे संविधान, चुनाव प्रणाली, न्यायपालिका आदि मजबूत की जाती है। नंबर 4, सुदृढ़ीकरण, है ना। इस अंतिम चरण में लोकतंत्र स्थिर और परिपक्व हो जाता है तथा जनता का विश्वास बढ़ता है। निष्कर्ष, लोकतंत्रीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न चरणों के माध्यम से लोकतंत्र मजबूत और अस्थायी बनता है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों में दबाव समूह की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आंसर है, दबाव समूह ऐसे समूह होते हैं जो बिना सत्ता प्राप्त किए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आधुनिक राजनीतिक प्रणालियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि ये विशिष्ट उद्देश्य या हितों के आधार पर कार्य करते हैं। ये समूह संगठित या अर्ध संगठित हो सकते हैं और समाज के विभिन्न वर्गों जैसे किसान, मजदूर, व्यापारी आदि के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला स्टेप है, इनका मुख्य लक्ष्य नीति निर्माण को प्रभावित करना होता है, न कि सरकार बनाना। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लोकतांत्रिक साधनों जैसे धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, हड़ताल और लॉबिंग का उपयोग करते हैं। ये कभी कभी राजनीतिक दलों से जुड़े होते हैं लेकिन अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखते हैं। अगला स्टेप है, इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि ये सरकार और प्रशासन पर निरंतर दबाव बनाकर उन्हें अधिक उत्तरदायी और जनहितकारी बनाने का प्रयास करते हैं। साथ ही ये नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक करने में भी सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, संघवाद की विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। आंसर है, संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच किया जाता है। विशेषता, संघवाद की सबसे प्रमुख विशेषता सत्ता का विभाजन है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिकार स्पष्ट रूप से बांटे जाते हैं। इसके साथ ही दोनों स्तर की सरकारें संविधान से शक्तियाँ प्राप्त करती है जिससे उनकी स्थिति स्वतंत्र और सुरक्षित रहती है। अगला स्टेप, संघवाद में लिखित और कठोर संविधान होता है ताकि शक्तियों का विभाजन स्पष्ट बना रहे और उसे आसानी से बदला न जा सके। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका संघीय ढांचे की रक्षा करती है और केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान करती है। एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता द्विस्तरीय शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इसके साथ ही संविधान की सर्वोच्चता बनी रहती है जिसका पालन कभी सभी को करना होता है। संघवाद में अक्सर द्विसदनीय
विधायिका पाई जाती है, जहां ऊपरी सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 13, राजनीतिक संस्कृति क्या है? अल्मंड और वर्बा ने इसे किस प्रकार वर्गीकृत किया है ना? आंसर है, राजनीतिक संस्कृति से आशय किसी समाज के नागरिकों के राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोणों और व्यवहारों से है, जो यह निर्धारित करते हैं कि लोग राजनीति और शासन के प्रति कैसे सोचते और प्रतिक्रिया देते हैं। यह किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। गैब्रियल अल्मंड और सिडनी वर्बा ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द सिविल कल्चर में राजनीतिक संस्कृति को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। नंबर 1, परंपरागत, है ना? इसमें लोगों को राजनीति और शासन के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। वे राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेते, जैसे आदिवासी या पारंपरिक समाज। नंबर 2, आज्ञाकारी। इसमें लोग सरकार और उसके निर्णयों से परिचित होते हैं, लेकिन वे सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते। वे केवल शासन के प्रति आज्ञाकारी रहते हैं। नंबर 3, सहभागी, नहीं, पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर, है ना? इसमें नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जैसे मतदान, चुनाव और नीतियों पर चर्चा करना। यह लोकतांत्रिक समाज की पहचान है। अल्मंड और वर्बा के अनुसार एक संतुलित राजनीतिक संस्कृति, जिसे सिविक कल्चर कहा जाता है, इन तीनों का मिश्रण होती है और स्थिर लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 14, तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया पर चर्चा कीजिए। तीसरी दुनिया के देशों में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया उपनिवेशवाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू हुई। इन देशों ने संविधान, चुनाव और संसद जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं को अपनाया। यूनाइटेड नेशंस जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी लोकतंत्र को बढ़ावा दिया। अगला स्टेप, सामाजिक आर्थिक विकास जैसे शिक्षा और शहरीकरण ने लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ाई, जिससे वे शासन में भागीदारी करने लगे। लेकिन कई देशों में यह प्रक्रिया अस्थिर रही, जहां सैन्य शासन, तानाशाही, भ्रष्टाचार और जातीय संघर्षों ने लोकतंत्र को कमजोर किया। अगला स्टेप है, 20वीं शताब्दी के अंत में तीसरी लहर के दौरान कई देशों में लोकतंत्र का विस्तार हुआ। इस प्रकार लोकतंत्रीकरण एक निरंतर और जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए मजबूत संस्थाएं और जन भागीदारी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15, राजनीतिक समाजीकरण के विभिन्न चैनलों को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और व्यवहारों को सीखता है। इसके विभिन्न चैनल एजेंसियों यानी कि निम्नलिखित है। नंबर 1, परिवार। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण माध्यम है जहां व्यक्ति प्रारंभिक राजनीतिक विचार और दृष्टिकोण सीखता है। नंबर 2, शिक्षा संस्थान यानी कि स्कूल्स या कॉलेज, है ना? यह नागरिकता, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में ज्ञान दिया जाता है। मीडिया,
समाचार पत्र, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया राजनीतिक जानकारी और विचारों को प्रसारित करते हैं। नंबर 4, साथी समूह यानी कि पीर ग्रुप, है ना, पीयर ग्रुप। मित्र और सहकर्मी विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से राजनीतिक सोच को प्रभावित करते हैं। नंबर 5, राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। ये लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हैं। धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं, ये भी व्यक्ति के मूल्यों और दृष्टिकोण को प्रभावित करती है। इन सभी चैनलों के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक सोच और व्यवहार विकसित होते हैं, जो लोकतंत्र के सुचारू संचालक के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और कनाडा में संघवाद की कार्यप्रणाली का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। भारत और कनाडा दोनों संघीय देश हैं, लेकिन उनकी संघीय संरचना और कार्यप्रणाली में अंतर है। भारत में संघवाद अधिक केंद्राभिमुख यानी कि सेंट्रलाइज्ड है, जहां केंद्र सरकार के पास अधिक शक्तियां है, जैसे आपातकालीन प्रावधान और राज्यों पर नियंत्रण। वही कनाडा में संघवाद अपेक्षाकृत विकेंद्रित है, जहां प्रांतों को अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। लास्ट स्टेप, भारत में संविधान एकल नागरिकता और मजबूत केंद्र की व्यवस्था करता है, जबकि कनाडा में द्वैत नागरिकता जैसी विशेषताएं नहीं हैं, लेकिन प्रांतों को सांस्कृतिक और भाषाई मामलों में अधिक अधिकार दिए गए हैं। न्यायपालिका दोनों देशों में संघीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार भारत में संघवाद एकीकृत प्रवृत्ति वाला है, जबकि कनाडा में यह अधिक स्वायत्त और संतुलित रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्या आप मानते हैं कि लोकतंत्र सरकार का सर्वोत्तम रूप है? व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र को सामान्यतः सर्वोत्तम शासन प्रणाली माना जाता है, क्योंकि इसमें जनता की भागीदारी और समानता को महत्व दिया जाता है। इसमें नागरिकों को मतदान का अधिकार मिलता है, जिससे वे अपने प्रतिनिधि चुन सकते हैं। अगला स्टेप, लोकतंत्र में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की रक्षा होती है। यह सरकार को जवाबदेह बनाता है और शक्ति के दुरुपयोग को सीमित करता है। यूनाइटेड नेशंस भी लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। अगला स्टेप, हालांकि लोकतंत्र में कुछ कमियां भी है, जैसे निर्णय लेने में देरी, राजनीतिक अस्थिरता और कभी-कभी जनमत का दुरुपयोग। फिर भी इन सीमाओं के बावजूद लोकतंत्र लोगों को अपनी सरकार में भाग लेने का अवसर देना है, इसलिए इसे सरकार का सर्वोत्तम रूप माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। आंसर नंबर क, एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली वह राजनीतिक व्यवस्था है जिसमें केवल एक ही राजनीतिक दल सत्ता पर नियंत्रण रखता है। इस प्रणाली में वही दल सरकार बनाता है और नीतियों का निर्धारण करता है, जबकि अन्य दलों की भूमिका बहुत सीमित या समाप्ति होती है। यह व्यवस्था प्रायः केंद्रीकृत और नियंत्रित शासन को दर्शाती है। उदाहरण के रूप में चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व है। इसके लाभों में राजनीतिक स्थिरता और त्वरित निर्णय शामिल है, लेकिन इसके कारण लोकतांत्रिक
प्रतिस्पर्धा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जन भागीदारी सीमित हो जाती है। नंबर ख, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली एक प्रकार की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जिसमें मतदाता उम्मीदवारों को अपनी पसंद के क्रम यानी कि 1, 2, 3 में रैंक करते हैं, है ना, क्रम में रैंक करते हैं। इस प्रणाली में यदि किसी उम्मीदवार को आवश्यक कोटा से अधिक मत मिलते हैं तो उसके अतिरिक्त मत अन्य उम्मीदवारों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार सबसे कम मत पाने वाले उम्मीदवार को हटाकर उसके मत भी अन्य को हस्तांतरित किए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक सभी सीटें भर नहीं जाती। इसका उद्देश्य अधिक न्याय संगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। नंबर ग, उत्तर औपनिवेशिक देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया। उत्तर औपनिवेशिक देशों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया स्वतंत्रता के बाद स्थापित हुई, लेकिन यह कई चुनौतियों से प्रभावित रही। औपनिवेशिक विरासत, कमजोर संस्था, आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन ने लोकतंत्र को कमजोर किया। कई देशों में सेना या एकदलीय शासन का प्रभाव भी देखा गया। फिर भी भारत जैसे देशों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत कर सफल उदाहरण प्रस्तुत किया। इन देशों में चुनाव, संविधान और नागरिक अधिकारों के माध्यम से लोकतंत्र को विकसित किया जा रहा है, लेकिन स्थिरता और पारदर्शिता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। नंबर घ, विकेंद्रीकरण के प्रमुख मुद्दे और चुनौतियाँ। विकेंद्रीकरण का अर्थ है सत्ता और प्रशासनिक अधिकारों का केंद्रीय स्तर से स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण। इसके प्रमुख मुद्दों से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन, वित्तीय संसाधनों का उचित वितरण और स्थानीय संस्थाओं की क्षमता शामिल है। चुनौतियों में संसाधनों की कमी, प्रशासनिक दक्षता का अभाव, भ्रष्टाचार और राजनीतिक हस्तक्षेप प्रमुख है। कई बार स्थानीय निकायों को पर्याप्त अधिकार नहीं मिलते, जिससे वे प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर पाते। साथ ही सामाजिक असमानताएं भी विकेंद्रीकरण की सफलता में बाधा बनती है। इसलिए प्रभावी विकेंद्रीकरण के लिए मजबूत संस्थाएं और पारदर्शिता आवश्यक है। अंग तृतीय विश्व के देशों में राजनीतिक प्रणाली। तृतीय विश्व के देशों की राजनीतिक प्रणाली विविध और जटिल होती है। इन देशों में औपनिवेशिक विरासत, आर्थिक पिछड़ापन और सामाजिक असमानताएं राजनीतिक को प्रभावित करती है। कई देशों में लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर होती है और सैन्य हस्तक्षेप या अधिनायकवादी प्रवृत्तियों देखी जाती है। फिर भी भारत जैसे देश मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इन देशों में राजनीतिक दल, दबाव समूह और चुनाव प्रक्रिया मौजूद होती है, लेकिन स्थिरता, पारदर्शिता और सुशासन अभी भी बड़ी चुनौतियां बनी रहती है। नंबर 4, उत्तर औपनिवेशिक राज्यों पर वैश्वीकरण का प्रभाव। वैश्वीकरण के उत्तर औपनिवेशिक राज्यों की राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इससे विदेशी निवेश, व्यापार और तकनीकी विकास में वृद्धि हुई है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला, लेकिन इसके साथ ही आर्थिक निर्भरता, असमानता और सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़े हैं।
कई बार बहुराष्ट्रीय कंपनियों नीतियों को प्रभावित करती है। विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। इस प्रकार वैश्वीकरण अवसर और चुनौतियों दोनों प्रदान करता है, जिससे इन देशों की संप्रभुता और नीति निर्माण प्रभावित होता है। नंबर 6, विकेंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण है ना। विकेंद्रीयकरण का अर्थ है शासन की शक्तियाँ और जिम्मेदारियों का केंद्रीय स्तर से स्थानीय स्तर तक वितरण। इसका उद्देश्य प्रशासन को अधिक प्रभावी, जवाबदेह और जन सहभागी बनाना है। भारतीय निकायों को अधिकार मिलने से वे जनता की आवश्यकताओं के अनुसार निर्णय ले सकते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली इसका प्रमुख उदाहरण है। इसके लाभों में पारदर्शिता और विकास की गति में वृद्धि शामिल है, लेकिन संसाधनों की कमी, प्रशासनिक अक्षमता और राजनीतिक हस्तक्षेप इसकी प्रमुख चुनौतियां हैं। नंबर 4, पक्ष जुटाव यानी कि पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक दल या नेता जनता को अपने समर्थन में संगठित करते हैं। इसमें रैलियां, प्रचार, चुनाव अभियान और जनसंपर्क शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रेरित करना होता है। पक्ष जुटाव लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इससे नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है और सरकार अधिक जवाबदेह बनती है। लेकिन कभी कभी इसमें भावनात्मक मुद्दों या गलत चुनावों का उपयोग भी किया जाता है, जो लोकतंत्र के लिए चुनौती बन सकता है। नंबर 6, परंपरा बनाम आधुनिकता। क्या है? परंपरा बनाम आधुनिकता, है ना। परंपरा उन मान्यताओं, रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों का समूह है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। यह समाज को स्थिरता, पहचान और निरंतरता प्रदान करती है। इसके विपरीत आधुनिकता परिवर्तन, वैज्ञानिक सोच, तर्कवाद और नई तकनीकों को अपनाने पर बल देती है। आधुनिकता व्यक्तिवाद, समानता और नवाचार को बढ़ावा देती है। परंपरा और आधुनिकता के बीच अक्सर टकराव देखा जाता है, जैसे रूढ़िवादी सोच बनाम प्रगतिशील, है ना। प्रगतिशील दृष्टिकोण। फिर भी दोनों का संतुलन आवश्यक है, क्योंकि परंपरा समाज की जड़ों को मजबूत करती है और आधुनिकता विकास का मार्ग खोलती है। नंबर 9, जनमत से तात्पर्य किसी सामाजिक, राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे पर आम जनता की सामूहिक राय से है। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि सरकार की नीतियां और निर्णय अक्सर जनमत से प्रभावित होते हैं। जनमत का निर्माण विभिन्न माध्यमों से होता है, जैसे मीडिया, शिक्षा, परिवार, सामाजिक संस्थाएं और राजनीतिक दल। चुनाव, जन सर्वेक्षण और सार्वजनिक बहस इसके प्रमुख संकेतक है। सशक्त जनमत सरकार को उत्तरदायी बनाता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है, जबकि कमजोर या भ्रमित जनमत गलत नीतियों को जन्म दे सकता है। नंबर 10, दलीय सूची व्यवस्था। दलीय सूची व्यवस्था एक प्रकार की अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, जिसमें मतदाता सीधे उम्मीदवार के बजाय राजनीतिक दल को वोट देते हैं। प्रत्येक दल अपने उम्मीदवार की एक सूची यानी कि लिस्ट प्रस्तुत करता है और प्राप्त मतों के अनुपात में उस सूची से उम्मीदवारों को सीटें दी जाती है। यह व्यवस्था 2 प्रकार की होती है: खुली सूची यानी कि ओपन लिस्ट और बंद सूची क्लोज लिस्ट, है ना। खुली सूची में मतदाता उम्मीदवार को चुन सकते हैं, जबकि बंद सूची में दल तय करता है कि कौन चुना जाएगा
इस प्रणाली का प्रमुख लाभ यह है कि छोटे दलों को भी प्रतिनिधित्व मिलता है, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता और गठबंधन सरकार की संभावना बढ़ जाती है। हित समूह, इंटरेस्ट ग्रुप्स। हित समूह ऐसे संगठित समूह होते हैं जो अपने विशेष हितों और मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ये सीधे चुनाव नहीं लड़ते बल्कि नीतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। हित समूह के उदाहरण व्यापारिक संगठन, श्रमिक संघ, किसान संगठन, पर्यावरण समूह आदि। इनका मुख्य कार्य सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों की रक्षा करना, जनमत को प्रभावित करना और नीतिगत निर्णयों को अपने पक्ष में मोड़ना होता है। लोकतंत्र में हित समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे विभिन्न वर्गों की आवाज़ को सामने लाते हैं, लेकिन कभी कभी ये केवल अपने संकीर्ण हितों के कारण व्यापक जनहित की अनदेखी भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास आपका ख़त्म होता है। तो मैं बता दूं फिर से कि मेरा आईडी, फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम आईडी सबसे ऊपर में मेंशन किया गया है। अगर हमसे आप बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो फेसबुक या इंस्टाग्राम के जरिए से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।